Okay, so welcome friends, welcome back to my YouTube channel. And in the previous videos we have seen the location of testis in the human male, है ना। पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे कि जो टेस्टिस का लोकेशन होगा ह्यूमन मेल के अंदर वो कहाँ पे होगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। ओके, सो देयर इज अ ह्यूमन मेल, एक ह्यूमन मेल है, उसका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट वी नेम्ड एज स्क्रोटम. Now within that scrotum there is a pair of testes present like this. So these structures were called as testes, the primary sex organ of male, right? Okay, so अब हम लोग इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर टेस्टिस इंटरनली किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग टेस्टिस को क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली एक सेक्शन लेंगे, है ना। टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडिनली हम लोग इसको डाइसेक्ट करेंगे और डाइसेक्ट करने के बाद फिर टेस्टिस को हम लोग खोलेंगे और फिर देखेंगे कि अंदर में कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, क्या फंक्शन है, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे. ओके, सो गेट रेडी टू लर्न the all the details of the structure of testis. Okay, so अब हम लोग क्या किए हैं, टेस्टिस को डाइसेक्ट करके टेस्टिस का जो लेयर्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग जब लेयर्स को देखेंगे, वी फाइंड दैट टेस्टिस लेयर आर ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, राइट. जो एनवेलप है टेस्टिस का, दैट इज ऑफ 3 लेयर्स. The first layer, ठीक है, ये पहला लेयर है, इसके अंदर प्रेजेंट है एक और लेयर, एंड फाइनली द थर्ड लेयर, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है. एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एट द पोस्टीरियर साइड. बाकी जो दोनों लेयर्स हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट है. तो ये इनकम्प्लीट लेयर होता है क्योंकि यहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है, यहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है. जितने भी टिब्यूल्स, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से टिब्यूल निकल रहे हैं, तो उन टिब्यूल्स को निकालने के लिए एग्जिट पॉइंट रहता है. इसलिए ये जो बाहर वाला लेयर है ये ओपन रहता है, पार्शियली कंप्लीट रहता है. ओके, तो सबसे बाहर वाला लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस. सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस. और इस बाहर वाले लेयर में हम लोग देख रहे हैं फर्दर 2 सब लेयर्स है ना. एक देखो एकदम बाहर वाला लेयर है और एक उसके अंदर वाला है. तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो फर्दर 2 सब लेयर्स में डिवाइडेड है. द आउटर मोस्ट वन इज कॉल्ड एज पेराइटल एंड इनर टू इट इज कॉल्ड एज विसरल, है ना. बाहर या पेरिफेरी में हम लोग कुछ भी स्ट्रक्चर या लेयर देखते हैं उसको हम लोग पेराइटल बोल सकते हैं, और अंदर या फिर इंटरनली अगर कुछ लोकेटेड है उसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में विसरल बोलते हैं. तो ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है, ठीक है. तो पेराइटल और विसरल दोनों सब लेयर्स हो गए. कौन से लेयर का, ट्यूनिका वेजाइनलिस, लेयर नंबर 1, पहला लेयर हो गया ट्यूनिका वेजाइनलिस. इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है. सेकेंड लेयर, मिडिल लेयर, अ थिक फाइब्रस लेयर is present in the middle portion, and that middle portion layer is called as tunica albuginea. Okay, and the innermost layer that I have drawn with red ink, ये जो red ink से draw किया हुआ है innermost layer, ये हो गया tunica vasculosa. This is tunica vasculosa. This is layer number 2, this is layer number 3. हम लोग याद कैसे रख सकते हैं तीनों लेयर को. देखिए तीनों लेयर में एक वर्ड कॉमन है, ट्यूनिका, है ना. ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा. अब हम लोग वेजाइनलिस को याद रखेंगे कि सबसे बाहर है, और एल्बुजिनिया को अगर बीच का याद रखें. थर्ड लेयर तो ऐसे ही पता चल रहा है कि वास्कुलोसा. वास्कुलोसा का मतलब क्या होता है, ऐसा लेयर जो वास्कुलरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ब्लड वेसल का वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो नाम पड़ा वास्कुलोसा. और अगर ब्लड वेसल का आना सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो लेयर को सबसे अंदर में प्रेजेंट होना होगा. इसीलिए इनर मोस्ट लेयर का नाम पड़ गया ट्यूनिका
वास्कुलोसा, ठीक है। और मिडिल वाला जो थिक फाइब्रस लेयर है दैट वी कॉल एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द आउटर मोस्ट लेयर दैट वी कॉल एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, अब हम लोग एक सेप्टम देखेंगे, एक बीच में डिवाइडिंग सेप्टम देखेंगे टेस्टिस में, और वो सेप्टम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इस डायग्राम में एक चीज नोटिस करने के लिए है कि जो सेप्टम हम ड्रॉ किए हैं दैट सेप्टम हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडिल लेयर, ठीक है। ये बात नोटिस करने लायक है कि जो मिडिल लेयर है वहां से सेप्टम आया, ना कि बाहर वाला लेयर से सेप्टम आया है, ठीक है। एंड दिस डिवाइडिंग सेप्टम इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम टेस्टिस, ठीक है। ये बीच का जो सेप्टम है जो डिवाइड कर रहा है टेस्टिस को दो हाफ्स में, इसको क्या बोल देंगे, मीडियास्टाइनम टेस्टिस। ओके, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये ट्यूनिका वास्कुलोसा लाइनिंग प्रोवाइड करता है बहुत सारे छोटे छोटे कमरों के लिए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या रूम्स के लिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे रूम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से। Okay, and these compartments present are called as testicular lobules. लोब्यूल्स मतलब क्या होता है, स्पेस, है ना, एक एनक्लोज्ड स्पेस को हम लोग लोब्यूल्स बोल सकते हैं। और चूंकि ये लोब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का अगर नंबर का एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 250 होता है ना, 200 से 400 ऐसे बोलते हैं, ये कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक एक टेस्टिस में, ठीक है। इस कंपार्टमेंट का अगर लाइनिंग का बात करें तो ये कंपार्टमेंट का जो लाइनिंग है, तो कौन सा लेयर इसको लाइन कर रहा है, द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका वास्कुलोसा। ओके, नाउ इन दीज कंपार्टमेंट्स देयर आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। सम ट्यूबुलर or tube-like structures are present in these compartments, and in each compartment there may be one or maybe two or there may be 3 tube-like structures present. किसी में एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, नंबर में वेरी कर सकता है, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या बोल देंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है वो मेन साइट, मेन लोकेशन जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन या स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए इतना सारा मैकेनिज्म, इतना सारा लेयर और ये सब कुछ किया गया है। स्पर्म का प्रोडक्शन ही ना है मेन जो हमारा टारगेट है, मेन गोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और वो कहाँ पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसलिए तो उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और एक एक कंपार्टमेंट में कितने प्रेजेंट होंगे, 2 से 3 प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो ये लगभग 750 से 1000 हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है, कैसे प्रोसेस है, ये सभी चीज़ों को हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, ठीक है। स्पर्म तो भाई बन गया, अब जरूरी है इस स्पर्म को क्या यहीं पर रखें कलेक्ट करके, या फिर इस स्पर्म को कैरी करने का जरूरत है ना। स्पर्म प्रोड्यूस हो चुका है, अब इसको कैरी करके बॉडी से बाहर इंसेमिनेट भी तो करवाना है, इसलिए स्पर्म को कैरी करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर आने के बाद मीडियास्टाइनम को क्रॉस करने के बाद फ्यूज करते हैं आपस में। ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड दिस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूली रेक्टी। तो ट्यूब्यूली रेक्टी हम लोग किसको बोलेंगे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है वो बाहर आने के बाद यूनाइट करते हैं, और उसी यूनाइटेड ट्यूब को नाम एक दे दिया खाली अलग, ट्यूब्यूली रेक्टी। अब ये जो बहुत सारे ट्यूब्यूली रेक्टी हैं ये फिर ओपन अप होंगे एक स्पेस में, एक
एक स्पेस में ये ओपन अप होंगे, है ना। देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे ट्यूब्यूलर रेक्टी आए हैं और ये फाइनली ओपन अप हो रहे हैं, एक स्पेस में ओपन हो रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस क्या है? जहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्यूलर रेक्टी आके ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ फाइनली रेटिटेस्टिस से कुछ और पाइपलाइंस निकलेंगे बाहर। अप्रॉक्स अगर बात करें तो 20 to 30 इस तरीके से पाइपलाइंस निकलेंगे फाइनली यहाँ से बाहर की तरफ। और रेटिटेस्टिस से निकलने वाले पाइपलाइंस को हम लोग बोल देंगे वासा एफरेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा एफरेंसिया। खाली नाम याद रखना है बस, दैट्स इट, ठीक है, वासा एफरेंसिया। ये बहुत सारे वासा एफरेंसिया फिर फाइनली यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल देते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर का हम लोग नाम क्या दे देंगे? एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस कब आया है? वासा एफरेंसिया के बाद आया है ना। एपिडिडाइमिस का हम लोग उसको एपिडिडाइमिस को भी फर्दर फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 सेगमेंट में। एक तो सेगमेंट हो गया हमारा पहला जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, ज़्यादा ट्विस्ट है, ज़्यादा टर्न्स है ना, ज़्यादा मुड़ाव है यहाँ पे, पहला सेगमेंट हो गया। और ये पहला प्रॉक्सिमल सेगमेंट को हम लोग बोल देते हैं कैपट। कैपट मतलब हेड रीजन, हेड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन बॉडी पार्ट। दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस एंड दिस बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्पस। बॉडी को हम लोग बायोलॉजिकली कॉर्पस भी बोल सकते हैं। एंड फाइनली द टेल पार्ट। टेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डा। तो हम लोग क्या किए हैं? एपिडिडाइमिस को डिवाइड किए 3 सेगमेंट में। जो सबसे पहला वाला सेगमेंट है वहाँ पे कॉन्वोल्यूशंस मतलब मुड़ाव ज़्यादा है, उस सेगमेंट को हम लोग क्या नाम दे दिए? कैपट। उसके बाद जहाँ पे मुड़ाव थोड़ा सा कम है, जो बॉडी पार्ट है, मिडिल पार्ट है, उसको हम लोग बोल दिए कॉर्पस। और फाइनली जो बॉडी पार्ट है वो जा रहा है टेल पार्ट में, है ना, जो अंत का पार्ट है उसको हम लोग बोल देंगे कॉर्डा। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं किसके? एपिडिडाइमिस, ठीक है। और फाइनली ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस ओपन होगा अनदर ट्यूब में, एक अलग अनदर ट्यूब यहाँ से निकलेगा एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। इस ट्यूब को नाम क्या दे देंगे? वास डिफरेंस। तो यहाँ से अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है ना। नीट के अंदर बहुत बार ऐसा पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। एक क्वेश्चन आता है पाथवे ऑफ स्पर्म को बताने का। 2016 का नीट 2 और 2019 का क्वेश्चन में, दोनों ही ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था पाथवे ऑफ स्पर्म को लेकर, है ना। स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चलकर ट्यूब्यूलर रेक्टी आगे चलकर रेटिटेस्टिस एंड रेटिटेस्टिस विल ओपन इनटू वासा एफरेंसिया एंड वासा एफरेंसिया, देन 5th नंबर एपिडिडाइमिस एंड आफ्टर एपिडिडाइमिस 6th नंबर विल बी वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस से फिर चला जाएगा आगे यूरेथ्रा के पास, ठीक है। इसका और ऊपर अगर लिखना चाहें तो यहाँ हम लोग 7th नंबर देख के यूरेथ्रा दे सकते हैं और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू जो है स्पर्म इजैकुलेट आउट हो जाएगा। तो ये पाथवे ऑफ स्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन 2 साल में लगातार पूछा गया, 2016 और 19 में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एपिडिडाइमिस का फंक्शन को लेकर, है ना। स्पर्म जब ट्रैवलिंग करता है तो इस दौरान में स्पर्म टेम्पररी बेसिस पे एपिडिडाइमिस में कुछ समय के लिए रुकता है। हाँ, एपिडिडाइमिस में स्पर्म का स्टोरेज होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है थोड़े समय के लिए, और वहीं पे स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन होता है। तो एपिडिडाइमिस से क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होना है? फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कौन सा साइट पे होगा? तो आंसर सीधा हम लोग टिक करेंगे किस पे? एपिडिडाइमिस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ठीक है।